अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमएमएन नज़ीर चैनल है और हम लोग टेस्ट की जो है टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 एंड 24। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हैं तो उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज्ड डैश एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड शुगर्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कौन सा सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो था उसने क्या यूज़ किया था हाइड्रोजन के लिए। उसको हाइड्रोजन जो चाहिए था फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए कौन सा सोर्स जो था वो उसने यूज़ किया। तो इसका आंसर है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन, इसका आंसर है 1859। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे मैंने जो है बुक खोली हुई है आपकी बायोलॉजी की और उसके अंदर जो है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस जो है उसको कट किया हुआ है जो इंक्लूडेड नहीं है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं इसको स्क्रॉल डाउन भी करूँगी, जहाँ जहाँ पे ग्रीन एरोज होंगे वो इन सारे एमसीक्यूज का सोर्स है, यानी कि ये एमसीक्यूज वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप वो स्टेटमेंट भी पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है ट्यूब्स दैट कनेक्ट द मिडल एयर विद द थ्रोट इन ह्यूमंस आर कॉल्ड। अच्छा जो कान का मिडल एयर होता है हमारे जो एयर के पार्ट्स हैं उसमें जो मिडल एयर वाला पार्ट है उसको थ्रोट के साथ कौन सी ट्यूब जो है वो जोड़ती है। तो इसका आंसर है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है हमने फाइंड आउट करना है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो आप लोगों ने समटाइम्स क्या करना है, जो वो इस तरह से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं एमसीक्यूज के लिए, उसके बाद ही आप ऑप्शंस की तरफ जाया करें। तो अब अपेंडिक्स ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कॉर्टेक्स ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है और निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो ये सब जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, इनके ऐसे ऑर्गन जो कि यूजफुल नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में। तो बचती है आईलिड, और आईलिड का जो है बिल्कुल एक प्रॉपर फंक्शन होता है क्योंकि ये हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आई को। तो इसका आंसर होगा आईलिड। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन स्पीशीज एंड फैमिली इज कॉल्ड डैश। अच्छा लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई फैमिली स्पीशी और फैमिली के दरमियान कौन सा जो है लेवल आता है। तो इसका आंसर है ऑर्डर। वैसे ये आपकी शायद इसमें इंक्लूडेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है तो इसको आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम्स की है और ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। द एंजाइम विच आर यूज्ड टू कट आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको काटने के लिए, उसको कट आउट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस। नेक्स्ट इज द 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ डीएनए जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड। अच्छा यहाँ पे अब जब 2 डिफरेंट किस्म के डीएनए लिए जाते हैं, डीएनए के पीसेस उनको जोड़ा जाता है, तो जो एक डीएनए फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये एंजाइम का नाम है और वो कॉमनली किस यूज में आता है, तो इसको ये दरअसल ECOR1 जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट जो है अगेन आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जीनोमिक लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे जीनोम है लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है पर्सन्स विद Huntington's disease have a unique site where a restriction enzymes cut। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि हो सकता है आपको इस डिजीज का नहीं भी पता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते ही डीएनए कटिंग के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए। नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट इसकी ये है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज वैट्स कॉल्ड
बायोरिएक्टर्स। तो ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का टॉपिक है आपके बुक में, उसकी वेरी फर्स्ट लाइन जो है उसमें से लिया गया है एमसीक्यू, और उसका आंसर है बायोरिएक्टर। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और साथ साथ हम बुक की तरफ भी जाते हैं कि वन बाय वन इनके आंसर्स जो हैं हम टैली कर सकें। व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसके लिए हम जाते हैं ट्रांसजेनिक वाले टॉपिक में। अच्छा, ये जो ग्रीन एरो शो हो रहा है ये एमसीक्यू के है कि ये एमसीक्यू यहाँ से लिया गया है, तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी आप लोग ये भी देखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है, तो इसको पहले देख लेते हैं। व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में है दीज आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, ये मैं वैसे आपको जल्दी से बता देती हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर जो होता है ये एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये वायरल डीएनए को कट कर देता है। तो बेसिकली ये डीएनए को कट करने वाला एंजाइम है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया और उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 और स्टेटमेंट है व्हाट आर प्लाज्मिड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है कौन सा टॉपिक है, मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर, ठीक है। और प्लाज्मिड्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्लाज्मिड्स क्या हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज थे, ठीक है। ये काइमेरिक डीएनए वाला, अच्छा जी, ये जीनोमिक लाइब्रेरी, यहाँ से भी एमसीक्यू है लेकिन ये नहीं है इंक्लूडेड। अच्छा जी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो रहता था उसका आंसर यहाँ पे है आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉरेन जीन डाला जाता है तो उसको क्या हम कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर वाला, तो ये इसका आंसर भी बिल्कुल इसके नीचे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में लिखा गया है पहली लाइन में कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस इन लार्ज वेट्स आर कॉल्ड बायोरिएक्टर्स, ठीक हो गया। तो आप लोग देख लेंगे, अच्छा है। वैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी सी डिटेल शॉर्ट में भी दे दिया करें। ये नहीं, डिटेल का मतलब ये नहीं कि आपने एक पैराग्राफ लिख देना है, लेकिन बेसिकली जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसको कम से कम पता चलना चाहिए कि बच्चे को कुछ आता है या उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा 1-2 लफ्ज़ में आप आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी, इट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जीन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी बीमारी जो इंसानों में हो उसको सही करने के लिए जब कोई जीन जेनेटिक मटेरियल या जीन्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं हमारे जीनोम में, तो इसको जीन थेरेपी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का आंसर यहाँ पे है सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर्स ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। ये उन पेशेंट्स के लिए जो है जीन कोड जो है वो यूज़ किया जाता है जिनकी जिनकी जो है क्लोराइड आयन का जो है ना मसला होता है, यानी कि मेम्ब्रेन जो होती है ना उसमें आपको पता है आयंस जो है वो कंटिन्यूसली मेम्ब्रेन्स के अंदर और बाहर आते हैं, उनकी कंसंट्रेशंस भी सही कंसंट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिनमें नहीं होती तो उनमें ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जीन जो है बेसिकली उसको कोड करता है, ठीक है। और इस बीमारी में जो है बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो है ना इन्फेक्शन की वजह से मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप इसको अच्छे से पढ़ें और आपने इसको जो है ना इस बीमारी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फिर ही आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे। अच्छा,
सारा इसलिए कर रही हूँ कि कोई MCQ भी हो तो वो आपको नज़र आ जाए कि कहाँ से लिया है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन अब चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 24। ओके जी, चैप्टर नंबर 24 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसकी शुरू में ही दिया गया है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, ये है टॉपिक, और इसकी फर्स्ट 2 लाइंस में आंसर है। और हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्चुअली उन्हें कहते हैं जो डीप ओशंस में जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कहते हैं कि लाइफ का ओरिजिन हुआ था, जो पहला बैक्टीरिया जो था जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ से पैदा हुए और वहाँ से ही आगे लाइफ का आगाज़ हुआ, ठीक है। तो उनको जो है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ उस जगह को हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग है डीप इन द ओशन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द टर्म ऑफ बायोजियोग्राफी। तो इसके लिए हम लोग बायोजियोग्राफी की टॉपिक पे जाएंगे। यहाँ से भी एक MCQ है जहाँ पे एरो बना हुआ है ग्रीन, हाँ जी, तो ये है बायोजियोग्राफी, ठीक है। इट वाज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, बायोजियोग्राफी, ठीक है। इसका मतलब ही ये है कि जितनी भी स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज किस तरह से कौन सी दुनिया की किन जगहों पे रह रही है और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो कैसे डिस्पर्स हुए, तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, बायोजियोग्राफी में आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो ये जो येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसका आंसर इसमें है होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। अच्छा, अब इसमें होमोलोगस हम उसे कहते हैं जो फंक्शन तो डिफरेंट होता है उसका, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, इनके उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन काम मुख्तलिफ हैं। अब 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स एंड व्हेल। अच्छा, अब व्हेल है, हॉर्स है, बैट है और मैन है, सबके जो लिम्स है 4 लिम्स कहते हैं बाजू आगे वाले, ठीक है। वो सबके अगर आप उनकी एनाटॉमी देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो एक जैसे हैं लेकिन काम डिफरेंट है। अब वेल तो आपके जैसे हाथ जैसे आप काम करते हैं, वेल तो उस तरह से उससे काम नहीं लेती है, वो तो उसको स्विमिंग के लिए यूज करती है, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर एक है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली अलाइक। अच्छा, एनालोगस में ये है कि उनका फंक्शन एक जैसा है लेकिन दिखने में वो डिफरेंट है, जैसे विंग्स ऑफ अ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की है। अब इसमें क्या होता है कि सबका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक हो गया। अब व्हाट इज पॉपुलेशंस जीन पूल। अच्छा, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल। अच्छा, एक पॉपुलेशन को पहले आपने देखना है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वेराइटी ऑफ जीन है टोटली उन सब जीन्स को हम जीन पूल कहते हैं। लेकिन ये एट ए टाइम, एक टाइम में जो आप स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन को और उस टाइम जितने जीन्स होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं, ठीक हो गया। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिफाइन जीन फ्रीक्वेंसी, डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा है राइट डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड हाउ इज इट कैरिड आउट टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। फॉर व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस हैव बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स बीन जेनेटिकली ऑल्टर्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस जो हैं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें आपने मैक्सिमम डिटेल देनी होती है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। इसके लिए आपको आपने बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जाना है और उसको कंप्लीट स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी शॉर्टकट की नहीं होती, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरी तरह से तैयार करने हैं। और
बस यहीं पे आपका पेपर ख़त्म हो रहा है। और इन द एंड अगर आप लोग को इसी तरह से बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं हर सब्जेक्ट की गाइड कर रहे हैं, आपको टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट जो है चेक भी कर रहे हैं, लिहाजा अगर आपकी और भी कोई फेलोज जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सेशन, तो आप अभी भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं फॉर टेस्ट सेशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।